नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन मिश्रा C506 में रहती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी चुनावी समय चल रहा है, सभी अपने बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मेरे मन में ढेरों प्रश्न हैं, आपके मन में भी होंगे। उन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं पूर्व एओ अध्यक्ष श्री अंशुल जी के समक्ष आई हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय देकर के मेरे उन प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी समझा। तो आइए स्वागत करते हैं अंशुल जी का। सभी सम्मानित अर्बन वासियों को मेरा सादर नमस्कार और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। जी अंशुल जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि बहुत से नहीं, कुछ लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। आपकी पूरी टीम के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है और सभी को चुनाव में वोट देने का अधिकार अभी की जो नई टीम आई हुई है उनकी टीम ने दिया। इसके विषय में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग इस तरह की सोसाइटी में भ्रांतियां फैला रहे हैं और जो हमारा एक हम लोगों ने 1/3 पे इलेक्शन कराया था वो उसको एज अ एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह ले रहे हैं इस इलेक्शन को जीतने के लिए। और जैसा आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि लोकतंत्र की हम लोगों ने स्थापना की है और जो लोग दावा कर रहे हैं कि उन लोगों ने स्थापना की है और हम लोगों ने उसकी हत्या की है। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र की अगर हत्या हुई है तो क्या 1/3 के थ्रू 3 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुए थे? और अगर इलेक्शन हुए थे तो क्या वहाँ पे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था? और जब अगर अधिकार दिया गया था तो लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? मैं मानता हूँ कि 9 सीटों पे इलेक्शन, जनभावना 9 सीटों पे इलेक्शन की तरफ थी और हमने उसको खैर स्वीकार किया है। उसमें हम लोगों ने कई बार प्लेटफॉर्म पे भी क्लियर किया है कि कोई इंटेंशन हमारी ऐसी नहीं थी, इंटेंशंस हमारी बिल्कुल साफ थी। हमने 1/3 पे इलेक्शन कराया क्योंकि बाकी की जो क्यों कराया वो मैं अपने पहले वीडियो में भी दे चुका हूँ। लेकिन जहाँ तक जो लोकतंत्र की स्थापना की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है और लोग ये सब चीज़ समझते हैं। हमारे अर्बन के लोग काफ़ी समझदार हैं, वो सब चीज़ों को समझ रहे हैं और किसी के बरगलाने में नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड इसमें कर देता हूँ कि जो लोग खुद को लोकतंत्र की स्थापना जो करने का दावा कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना नहीं की है, उन्होंने खाऊ तंत्र की स्थापना की है, जिसका खुलासा अभी हो रहा है। उनका जो बोर्ड था उसी में से कुछ लोगों ने, जैसे कि आपको पता है, तोड़ के दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, टीम बन गई। और उन्होंने साफ साफ खुलासा किया है कि इन लोग सिर्फ पारदर्शिता की बात करते हैं, धरातल पर तो पारदर्शिता कुछ नहीं है। जो भी टेंडर्स आए, कुछ लोगों को तो टेंडर्स की जानकारी इवन बोर्ड के अंदर नहीं दी गई। अच्छा। आप ये चीज़ विश्वास करेंगे, हमारे समय में तो पूरा बोर्ड बैठता था, मिनट्स बनते थे, मिनट्स बुक में वो दर्ज होता था, सारी चीज़ें आज भी अवेलेबल हैं। लेकिन इस बोर्ड में टेंडर आ जाता है, टेंडर पास हो जाता है, पीओ जनरेट हो जाता है, लेकिन 7 लोगों को उसकी खबर नहीं होती, 6 लोगों को उसकी खबर नहीं होती, 3 लोग डिसीजन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? और उस पर हम लोगों ने उनसे सवाल भी पूछे। मैंने अपने एक पत्र के माध्यम से उनसे 11 सवाल पूछे, जिसमें से एक का भी वो उत्तर उन्होंने अभी तक नहीं दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हमने सोसाइटी वालों के लिए की, सोसाइटी वालों को वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन असल में तो आपने अपना लालच पूरा करने के लिए किया। आप बोर्ड में बैठना चाहते थे किसी भी तरीके से। तो वो चीज़ें जनता के सामने सब साफ हैं, क्लियर हैं, और मुझे लगता है कि सब लोग इस चीज़ को समझेंगे और किसी के बरगलाने में नहीं आएंगे। और मैं ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूँ कि खाली इस मुद्दे पे वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, लोगों को बरगला के इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। उनको चाहिए कि वो अपने अचीवमेंट गिनाएं, जो उनको 2 महीने का 2.5 महीने का उनको कार्यकाल मिला था काम करने का, वो उसको बताएं कि उन्होंने क्या किया जनता के लिए और आगे क्या करने वाले हैं। तो उनको ये बताना चाहिए। सोसाइटी के बेनिफिट में यही है। जी, मेरा दूसरा प्रश्न इसी से रिलेट करता है। जी, उनका कहना है कि 22 महीनों में आपने जितने काम किए या नहीं किए, उन्होंने 2 महीनों में बहुत जल्दी कर दिया। तो आप इस 22 महीने और 2 महीने को किस तरह से देखते हैं? कंचन जी, ये बड़ा ही मेरे को हास्यास्पद चीज़ लग रही है, क्योंकि 22 महीने में हमने जो काम किए थे आपने भी देखे। अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे को सिर्फ काम गिनाने में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे जी। आप उसकी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। जो हम लोगों ने किया उसको 2.5-3 महीने से नहीं कर सकते। हाँ, वो इस तरह से एक सोसाइटी में जाके उसको क्लेम कर रहे हैं कि जाने पता नहीं क्या चमत्कार कर दिए। जो भी काम गिना रहे हैं वो उनमें से मुझे लगता है कि एक काम को छोड़ के, जो उन्होंने लिफ्ट में कैमरे लगवाए हैं, उसको छोड़ के कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने कि जिसको इतनी वाहवाही
दी जाए। सारे उस तरह के काम थे, कॉस्मेटिक काम उन्होंने कुछ किए जिसमें मुझे लगता है जो पैसा ज़रूरी मूलभूत सुविधाओं को बेटर करने में, उनको सुधारने में लगना चाहिए था, वो उन्होंने वो कॉस्मेटिक चीज़ों को करने में लगा दिया। ठीक है, वो चीज़ें उन्होंने उनके हिसाब से करी, लेकिन जनता को सब दिख रहा है, सब समझ रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे, जो भी उन्होंने 2 महीने में काम किया, 22 महीने का काम हमारा जो था, 23 महीने का हमारा जो काम था, उसमें जो भी हमने काम इंफ्रा रिलेटेड कराए, जो बड़े काम जिसमें मोटा पैसा लगता था, वो सारे पैसे काम हमने बिल्डर के थ्रू कराए। अच्छा। उसमें कोई भी पैसा, क्योंकि हमारे पास था भी नहीं। जो लोग आज जो बोर्ड में बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने कैंपेन चला के कुछ मेंटेनेंस अपने और अपने समर्थकों का रुकवा दिया था। तो उस वजह से, क्योंकि फंड नहीं था, और फंड आप किस चीज़ में अगर आपके पास है, तो पहले आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें सफाई है, सुरक्षा है, इन सब चीज़ों पे खर्च करना चाहेंगे आप, या फिर एक कॉस्मेटिक चीज़ों पे करना चाहेंगे। तो इन्होंने वो चीज़ें करी हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, सफाई, सुरक्षा, बिजली, पानी पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो आज धरातल में है। और आपने जो भी किया, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ उनसे कि आपने बाहर से क्या अरेंज किया। भाई मेरे अगर पैसे को, अगर मेरे पास रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं मेरी जेब में, अगर उनको खर्च करके मुझे एक ईंट लगानी है, तो वो तो कोई भी लगा सकता है। उसमें किस तरह का अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो तब है जब आप अपने किसी चीज़ के थ्रू आप अरेंज करते हो, बाहर से आप इंतजाम करते हो चीज़ों का, बाहर से अरेंज करके लाते हो सोसाइटी बेनिफिट में, वो वहाँ पे आपका अचीवमेंट है। और हमने अपने 22-23 महीने में वो काम बखूबी किया था। और हमने अभी जो अपना घोषणा पत्र और संकल्प पत्र अभी जो लॉन्च किया है, उसमें क्लियर कट हमने उसको सूचीबद्ध किया है अपने कुछ मुख्य कामों। सारे तो नहीं कर पाए क्योंकि इतनी उसमें जगह नहीं थी, इतने काम हम लोगों ने किए थे, लेकिन कुछ जो मुख्य काम थे हमने उनको सूचीबद्ध भी किया है। जी, तो मतलब आपने जितने भी अपने टाइम पे काम करवाए, उसमें से कुछ जो बड़े काम थे उन्होंने आपने बिल्डर के थ्रू करवाए, जिसमें हमारा मेंटेनेंस का पैसा नहीं लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए हमारे मेंटेनेंस का पैसा जितना था उसको आपने बचाया और बिल्डर से बहुत से काम करवाए। मेरा एक और प्रश्न है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं इस सोसाइटी में फ़िलहाल पिछले 2 साल से रह रही हूँ, मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि आपका रवैया लोगों से सही नहीं है। देखिए, ये चीज़ कैसे मतलब कह सकते हैं? मैं समझ गया आपका सवाल। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कह रहे हैं? आपका इशारा शायद है कि कुछ लोग, मैंने अपनी जो एक सोसाइटी के नाम खुला पत्र दिया था, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। जो भी हमारे ऊपर उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश की, और आरोप लगा के हमें बदनाम करके खुद इलेक्शन जीतने की कोशिश की, क्योंकि काम पे तो नहीं जीत सकते, ये आपको भी पता है। तो वो सारे चीज़ें गलत साबित हुई, वो सारे आरोप निराधार और झूठे साबित हुए। अब इनके पास क्या बचता है कि लोगों को पर्सनल जाके बदनाम करो। हम लोगों के, मेरी टीम के, खासकर मेरे और नीरज जी के खिलाफ वो उस तरह के एटीट्यूड को बोलते हैं कि जी आपका रवैया इस तरह का है कि आप रेजिडेंट से उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है, ये सरासर झूठ है। सोसाइटी के सारे लोगों के साथ कोई एक आदमी आके बोल दे कि भाई इनका रवैया मेरे लिए इतना खराब था, कैसा था। हाँ, जो उद्दंड टाइप के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो बाहर से आते हैं लोग, उनके लिए हमने हमेशा ही कड़ा रुख अपनाया। और अगर उनके लिए, अगर लोगों को लगता है कि नहीं, उनके खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया जाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि हम लोगों का एटीट्यूड ऐसे असामाजिक तत्वों के तरफ आगे भी ऐसा ही खड़ा रहेगा, रहने वाला है, होना भी चाहिए, यही लेकिन होना भी सोसाइटी के रेजिडेंट्स मेरे सब सम्मानित भाई बहन हैं, और ऐसा एक्चुअली वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। जी, मुझे तो ऐसा पर्सनली कभी फील नहीं हुआ। एक और प्रश्न है जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है, जैसा कि बार बार मैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस कभी भी देखती हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कैमरे लगवाने, लिफ्ट में जो कैमरा लगाया गया है अभी, उसको लगाने में तकरीबन 9 लाख का खर्च आता। आपने अपने समय में कहा, जिसका जो इन्होंने 25,000 50,000 आई थिंक उसमें करवाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आई थिंक इन्होंने जो कैमरा लगवाने का खर्च है वो शायद 2.5 लाख में कराया है, जो इन्होंने माई गेट पे और सब जगह इन्फॉर्मेशन दी है। और हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोगों का बजट 9 लाख था। तो कम से कम इस सवाल के माध्यम से वो ये तो मानते हैं कि हम लोग भी कराने वाले थे, हमारे भी वो टू डू लिस्ट में था। लेकिन जहाँ तक जो 9 लाख की बात है, वो मतलब लोगों को जानकारी नहीं होती है और कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए। वो जो 9 लाख रुपए का जो बजट था, वो सिर्फ लिफ्ट में कैमरा लगवाने का नहीं था,
वो लिफ्ट में कैमरे लगते, बाकी के जो और कैमरे लगे हैं वो जो सारे कैमरे थे 100-125 से भी ज़्यादा कैमरे का था वो, और उसमें सब अलाइन करके एक जगह कंट्रोल रूम बनाने की व्यवस्था करनी थी उसमें। अच्छा। उसका बजट था। पूरी सोसाइटी के जो भी हमारे कैमरे हैं उनको एक वायर से कनेक्ट करके पूरी लाइन ले जाके एक जगह हम लोग सी टावर के नीचे ही ऑफिस के बराबर ही एक सिक्योरिटी कंट्रोल रूम बनाने की एक व्यवस्था करना चाहते थे, जिससे कि आप कैमरा आपने लगा दिया, ये करेक्टिव एक्शन है कि भाई कुछ हो गया तो उसके बाद आपको करना है। हम लोग उसका एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहते थे कि अगर कुछ गलत होने वाला है तो उसको पहले ही रोक दिया जाए। तो और उससे बहुत सारी चीजें फायदे होती। तो 9 लाख का बजट से कैमरे लगवाने का नहीं था, वो पूरा एक व्यवस्था बनाने कहा जा सकता है कि उनको पता नहीं था कि वो 9 लाख में क्या क्या काम होने वाले हैं, बस सिंपली सा उन्हें ये लगा कि ये लिफ्ट में कैमरे लगेंगे। जी। अभी एक और मुद्दा चल रहा है सोसाइटी में, ये टैंक की सफाई का। तो उनका कहना है कि आप लोगों के समय में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, कहाँ से मंगवाएं आप लोगों ने, और अभी के टाइम पे बहुत कम पैसों में हो गया। तो इसके बारे में भी कुछ बताएं कि आखिर आपको पैसा क्यों लगा। जी थैंक यू, आपने सवाल दोबारा मेरे से पूछा। फर्स्ट इंटरव्यू में भी जो राज जी के सवाल थे उनमें भी ये सवाल था। मैं अभी पहले भी इसका क्लेरिफिकेशन दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा क्योंकि आपने पूछा तो संक्षिप्त रूप से मैं दे देता हूँ। उस समय जब हमने टैंक की क्लीनिंग जब हमने कराई थी, तो उस समय की सिचुएशन अभी की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। उस समय टैंक साफ़ नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा उसमें स्लज था, चाहे वो आप ओवरहेड टैंक ले लें चाहे ग्राउंड टैंक ले लें, सब में बहुत स्लज इकट्ठा हो गया था। और जो अभी के इन्होंने टैंक सफाई कर रहे हैं उन्होंने एसटीपी के ग्राउंड टैंक उसमें इंक्लूडेड नहीं है। जब हमने कराए थे तो उसमें भी इंक्लूडेड थे, और वो मेजर काम था। उसमें 1.5 मीटर के करीब स्लज था, और कोई एजेंसी उस समय उसको करने को तैयार नहीं थी। हम लोगों ने कहीं से अरेंज करी और वो उस तरह से काम किया, और वो स्लज निकलवाने में बहुत मेहनत लगी थी। और खाली निकलवाना ही नहीं था, वो इस तरह का काम था कि हर कोई करने को तैयार नहीं था, बहुत कठिन काम था। दूसरा, इसमें जो मैंने पहले भी बोला है कि एक स्किल्ड लेबर का यूज होना चाहिए। आप अनस्किल्ड लेबर से काम करा सकते हो, सम टाइम की स्किल्ड लेबर अच्छा काम करते, अनस्किल्ड लेबर अच्छा काम कर सकता है। आपने हाउस कीपिंग से लेके लेबर से आपने सफाई कर दी, अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो सेंसिटिव चीज़ों के लिए, पानी जैसी चीज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं, वो पैरामीटर्स नहीं फॉलो हुए, या फिर उन पर एक क्वेश्चन मार्क है कि हुए या नहीं हुए। अगर आप स्किल्ड लेबर से कराते हो तो सारे पैरामीटर्स फॉलो होते हैं, तो उसका स्किल्ड और अनस्किल्ड में फर्क तो रहता ही है बजट में, बिल्कुल रहता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी भी, मेरा अपना अभी भी मानना है कि ये सब चीज़ों की, जो जिस तरह की सेंसिटिव चीज़ें, पानी जैसी चीज़ें की पानी से बहुत जल्दी बीमारियाँ और सब चीज़ें होती हैं, उसमें रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। अगर पैसा हमारा ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा भी खर्च होता है तो वो रिस्क लेने लायक चीज़ नहीं है कभी भी। आपने देखा कि पीछे हमारे यहाँ पड़ोस में सोसाइटी है महागुणपुरम, उसमें एक इशू हो गया था, पानी को लेके इशू था। तो वो चीज़ें ना हो, तो इसके लिए हमने वो चीज़ की थी, एक स्किल्ड एजेंसी हायर की थी, और उन्होंने वो काम किया था, और उनका सारा कुछ जीएसटी के साथ उन्होंने जो हमें बिल दिया था, इसलिए वो इतना डिफरेंस है। बाकी का आप समझदार हैं। अभी का जो जिस तरह से काम हुआ था, हाउस कीपिंग से 2 लेबर उन्होंने लेके वो काम करा दिया, तो दोनों में डिफरेंस जी है। जी जी बिल्कुल। कहा भी जाता है कि एक नवसिखिया और जो सीखा हुआ है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज में भी डिफरेंस होगा, ये सबको पता है। मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे। हम जैसे लोगों को, हम बहुत बड़ी राजनीतिक चीज़ नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता किसकी सरकार है किसकी नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप अगर इस चीज़ में आए हो तो आप सेवा भाव से और सेवा करो। सरकार जैसे वर्ड बहुत बड़े वर्ड होते हैं, इन वर्ड का तो मैं प्रयोग नहीं करूँगी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो कि सबका मुद्दा बना पड़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी आए दिन चली जाती है। डीजी, जैसा कि पता, डीजी फूक जाता है तो कभी डीजी नहीं चलता है, लाइट का इशू रहता है। इसको आप कैसे देखते हैं सर, और इसका कैसा सॉल्यूशन करते हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। और जहाँ तक बात है जो आपने एक टच किया कि आजकल लोग दावा नहीं अपना प्रचार कर रहे हैं, इसकी फलाने की सरकार, इसकी सरकार। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे भी लगता है यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सरकार की बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बाहर से लाके योजना हमें फ्री में नहीं देने वाला नहीं, है। बिल्कुल। हम लोग जो मेंटेनेंस का पैसा देते हैं, वो पैसा अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। उसके लिए हमें एक अच्छे मैनेजर्स चाहिए, जो कि हमें हमारा जो मेंटेनेंस का पैसा हम लोग जो दे रहे हैं उसका जो बेस्ट मूल्य है हमें वो मिले।
हमें एक एक पाई का अपना मूल्य मिले, वो हमें ऐसे मैनेजर्स चाहिए। अब मैं आपके मुख्य प्रश्न पे आता हूँ, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की परेशानियों का सवाल है, तो इसके लिए एक्चुअली अभी बिल्डर के पास है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ सबको पता है। और जब तक वो बिल्डर से हैंडओवर नहीं लिया जाएगा उसका पूरी तरीके से, पूरा एक कंप्लीट ऑडिट के थ्रू, तब तक वो सारी परेशानियों से निजात पाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हमने, आप जब हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा तो हमारे कुछ उसमें प्रमुख, हमने जो आगे का अपना रोड मैप तैयार किया है, रोड मैप हमने अपना बनाया है, उसमें कुछ 5-6 हमने पॉइंट प्रमुखता से रखे हैं। उसमें एक पॉइंट ही बिजली का हैंडओवर भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी सभी अपने अर्बन वासियों से कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग आते हैं, अगर हम लोगों को, अगर आप लोग जिम्मेवारी में लाते हो, तो पहले 3 महीने में बिजली का कंप्लीट ऑडिट करा के हम लोग उसका हैंडओवर लेंगे। हैंडओवर लेके सारा जो, क्योंकि ऑडिट होगा तो ऑडिट के थ्रू जहाँ भी कमियां हैं वो सारी उजागर करके उनका एक बार में रेक्टिफिकेशन करके एक बार में करेंगे। तो ये सब चीज़ें उस तरह से हम लोग आगे लेके चलेंगे जी। तो अब अपने इंटरव्यू को समाप्त करते हुए मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आप हमारे अर्बन वासियों के लिए आगे आने वाले समय में क्या क्या सुविधाएं देना चाहते हैं। जैसे बहुत सी समस्याएं हैं साफ़ सफाई को लेकर, डीजी को लेकर के, तो इन सभी का एक छोटा सा बताएं, ताकि इन्हें भी अपना सही उम्मीदवार चुनने के लिए मौका मिलेगा, ये भी देख पाएंगे, जान पाएंगे कि इन्हें किसे चुनना है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये सवाल पूछा कि लोग हमें क्यों चुने, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने अपना संकल्प पत्र, बेसिकली हमारा वो संकल्प पत्र है, और हमने पुराना भी जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था, और मुझे बड़ा खुशी है और गर्व की अनुभूति भी है कि हम लोगों ने ना सिर्फ उसको 100% डिलीवर किया था, इवन हमने उससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारे काम बिल्डर से भी कराए, खुद भी करे। जहाँ तक अगले नए साल की बात है, तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, सारी जनता में है मैनिफेस्टो, जिसमें से 5 पॉइंट्स कुछ प्रमुखता से हैं, जिससे कि जिनको मैं सिर्फ यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा, सिर्फ 5 पॉइंट्स को समय की कमी के कारण सारे पॉइंट्स नहीं बता पाऊंगा। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सर्विस एक्सीलेंस को लेके। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सुरक्षा, सफाई, इन सब चीज़ों को कैसे बेटर किया जाए। हमारा इस साल का एम भी वही था, लेकिन समाव की इन सब चीज़ों की वजह से वो नहीं हो पाया। इन सब कानूनी दांव पे जो डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए। लेकिन हमारा पहला पॉइंट जब हम लोग आते हैं तो सर्विस एक्सीलेंस पे होगा, जिससे कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहले वो सोसाइटी को पूरी मिले। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने बोला, मैंने अभी बताया ही आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का हैंडओवर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का हैंडओवर लेके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको करा जाएगा। और तीसरा पॉइंट है इसमें एक जो हमारा अभी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का कलेक्शन आप देखेंगे कि पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जब हम लोग आए थे उस समय 650-700 के करीब लोग मेंटेनेंस भरते थे, लेकिन अभी जो मैं अपना मोटा अगर आप आइडिया लगा रहा हूँ तो 1300-1400 लोगों को की ऑक्यूपेंसी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में। तो वो जो मेंटेनेंस का कलेक्शन का टोटल कलेक्शन है वो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और उस इजाफा होने की वजह से मेंटेनेंस का शुल्क एक बार और कम करने का हमारे पास मौका मेरे ख्याल से है। तो अगर हम आते हैं तो उसको भी हम एक प्रमुखता से उसका एक कंप्लीट उसकी समीक्षा करके एक कुछ मेंटेनेंस कम कराने की कोशिश करेंगे। इसमें 4th पॉइंट है कि जो आपको बताइए, मंदिर की हम लोगों ने एक स्थापना की थी, और उसको भी हम लोग एक कानूनी मान्यता के साथ, कानूनी मान्यता और एक न्यूट्रल कमेटी बना के सोसाइटी रेजिडेंट्स की, और उसको एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं इसमें। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स इसमें प्रमुखता से हैं। 1-2 पॉइंट्स हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ, तो वो हमारे सारे उसमें उल्लेखित हैं मैनिफेस्टो में। जी, मैनिफेस्टो में हमारे हैं जी। तो इसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे और मेरे अर्बन वासियों के लिए दिया है, ताकि हमें पता चल सके। कुछ मेरे प्रश्न थे, कुछ उनके प्रश्न थे, जिनका बखूबी आपने उत्तर दिया है, और मैं आपके उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो आने वाले समय में मैं उमा जी से चाहती हूँ कि वो भी अपना कीमती समय दें, ताकि कुछ प्रश्न मैं उनसे भी पूछ सकूँ। हमारे सोसाइटी वासी उस प्रश्न का उत्तर जान करके अपने उम्मीदवार को चुन सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं सारे सोसाइटी वासियों से अपील करता हूं कि आगामी चुनाव जो हमारा 23 अप्रैल को होने वाला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, और जो सोसाइटी के लिए सही है, जो सोसाइटी को आगे लेके जा सकता है, जिसने काम किया है, और उसको सोसाइटी के सेवा में लेके आए, जिम्मेवारी में, बोर्ड में उसको लेके आए। और मेरा एक बार फिर आप सब लोगों से अपील है कि सही को चुनें, जिसकी दूरगामी सोच हो, तो सोसाइटी को आगे लेके चल सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार।